नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सटडी विद V90 पर। तो दोस्तों, आज से हम हरियाणा जीके पढ़ना शुरू करेंगे। हरियाणा में CET का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और CET का एग्ज़ाम होने से पहले आपको हरियाणा जीके फ्री में कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। छोटे से लेके और बड़े तक आपको हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी और हरियाणा जीके को हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। रटने की बजाय अब हरियाणा जीके को हम समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हरियाणा जीके पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हरियाणा जीके को कहाँ से शुरू किया जाए इसके ऊपर हम काम करेंगे। हरियाणा जीके शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले हरियाणा का उदय करो। अगर हरियाणा का उदय ही नहीं होगा तो फिर हरियाणा जीके शुरू कहाँ से करेंगे। पहले हमें क्या मालूम क्या पढ़ना है, तो हरियाणा जीके का उदय होने के बाद तभी तो हमें हर चीज पढ़ने में मजा आएगा कि यह हरियाणा है, इसमें पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। तो हम पहले हरियाणा जीके में हरियाणा का उदय पढ़ेंगे कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किस किस प्रकार से हरियाणा का गठन हुआ। तो हरियाणा जीके में आज हम हरियाणा का उदय शुरू करेंगे। हरियाणा का उदय। और दोस्तों, आपको कंप्लीट हरियाणा जीके बाय पैटर्न से मिलेगी। जैसे आज हरियाणा का उदय पढ़ लिया, आगे एक टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे, ऐसे सिलेबस के हिसाब से हम हरियाणा जीके को पढ़ेंगे। हरियाणा का उदय। हरियाणा का उदय हुआ। उदय होने से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, कब तक हिस्सा रहा, तो ये भी तो पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति से पहले 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था। किसका? यूपी का हिस्सा था। जब 1857 की क्रांति हुई तो हरियाणा यूपी का हिस्सा था। 1857 की क्रांति 1858 में समाप्त हुई और 1858 में हरियाणा की क्रांति समाप्त होने पर हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में मिला दिया गया। अब आपको यह समझना है कि हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में क्यों मिला दिया गया। ऐसी 1857 की क्रांति में क्या गड़बड़ हुई कि हरियाणा को यूपी से निकालना पड़ा और पंजाब में मिलाना पड़ा। तो इसका दोस्तों मेन कारण यह है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई। हरियाणा में इसकी शुरुआत 10 मई से ही अंबाला से हुई और यूपी में इसकी शुरुआत 10 मई से ही मेरठ से हुई। और दोस्तों, दोनों एक ही प्रांत के थे। किसमें? एक ही प्रांत यूपी के थे। तो दोस्तों, क्या होता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई, कब से? 10 मई 1857 से। हरियाणा, जो वर्तमान हरियाणा, उसका अंबाला शहर से होती है। वर्तमान हरियाणा के अंबाला शहर से होती है और यूपी के मेरठ शहर से होती है। यूपी के मेरठ शहर से होती है। दोस्तों, 1857 की क्रांति निश्चित समय से पहले शुरू हो गई। इसका निश्चित समय था 21 मई 1857 को यह क्रांति शुरू होनी थी, लेकिन यह 10 मई से ही इस क्रांति की चिंगारी उठ गई। इसका मेन कारण यह है दोस्तों कि जब हमारे देश के सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करने की वो चर्चा कर रहे थे, उसका नियम बना रहे थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ हमें यह क्रांति करनी है, तो उसी में हमारे देश का एक गद्दार सेनानी था जिसका नाम था हमारे देश के गद्दार सेनानी का नाम था श्याम सिंह। उसने इस क्रांति के बारे में सारा विस्तार जाकर अंग्रेजों को बता दिया। तो ये क्रांति 21 मई 1857 से शुरू होने से पहले ये 10 मई 1857 को शुरू हो गई। और हरियाणा तब उस समय यूपी का हिस्सा था। तो दोनों जगह मेरठ और अंबाला से 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। अब दोस्तों, क्या होता है, इसकी शुरुआत हो गई। अब अंबाला में भी हो गई, मेरठ में भी हो गई इसकी शुरुआत। अब आगे दोस्तों, 1858 में क्या निष्कर्ष निकला कि यूपी वाले और अंबाला या हरियाणा वाले दोनों हिंदी बोलते हैं। दोनों
हिंदी बोलते हैं। अब 1857 की क्रांति 1858 में समाप्त हो जाती है। तो अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य रहता था, अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। अब वो 1858 में क्रांति समाप्त होने पर क्या करते हैं कि हरियाणा वाले भाग को काटकर वह पंजाब में मिला देते हैं। क्यों? पहले यूपी की भी भाषा हरियाणी थी, यूपी की भी भाषा हिंदी थी और हरियाणा वालों की भी भाषा हिंदी थी। अब इन हरियाणा वाले भाग को काटकर वह 1858 में किस में मिला दिया? 1858 में उसने पंजाब में मिला दिया, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। अब उनका पंजाब में मिलाने का मेन उद्देश्य क्या था? हरियाणा को पंजाब में मिलाने का मेन उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का हमेशा एक ही उद्देश्य रहता था कि फूट डालो और शासन करो। अब हरियाणा वाले हिंदी बोलते, हिंदी को ही समझते, और पंजाब वाला क्षेत्र था वह पंजाबी बोलते। उनको उनको हिंदी में ज्यादा रुचि थी और हरियाणा वालों को पंजाबी समझ में नहीं आती। और इसी उद्देश्य से कि इन दोनों को हम एक करेंगे, हरियाणा और पंजाब को एक करेंगे, तो ये भाषा के आधार पर दोनों आपस में झगड़ा करेंगे और आपस के झगड़े में दोनों ही खत्म हो जाएंगे। उनका मेन उद्देश्य यह था। अंग्रेज हरियाणा के ऊपर चसने लग गए, जलने लगे, क्योंकि 1857 की क्रांति में ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग हरियाणा के क्षेत्र वाले ले रहे थे। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसको पंजाब में मिलाएंगे। अब हरियाणा को पंजाब में 1858 में मिला दिया जाता है। कब? 1858 में। 1858 में हरियाणा को यूपी से काटकर पंजाब में मिला दिया गया। अब क्या काम होता है कि पंजाब में पंजाबी बोलते हैं और हरियाणा वाले को हिंदी आती है, तो वहां पर विरोध होने लगा। हरियाणा और पंजाब में विरोध होने लगा कि हमें तो पंजाबी नहीं आती, हम पंजाबी कैसे बोलें, कैसे सीखें, क्या करें। तो 1892-93 में पहली बार भाषा के आधार पर 1892-93 में पहली बार भाषा के आधार पर क्या हुआ? भाषा के आधार पर विरोध होता है। किसका? हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा और पंजाब में पहली बार भाषा के आधार पर विरोध होता है। क्यों? क्योंकि पंजाब में स्कूलों में, कॉलेजों में सब जगह क्या बोली जाती है? सब जगह पंजाबी बोली जाती है। और हरियाणा वाले पंजाबी समझते नहीं थे, वो केवल हिंदी को ही पसंद करते थे। अब विरोध होने लगा कि जब हमें पंजाबी आती ही नहीं तो हम पंजाबी को कैसे सीखे, कैसे बोले, ये तो हमारे लिए दिक्कत हो गई। तो इस आधार पर 1892-93 में भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब के बीच पहली बार विवाद हुआ। अब दोस्तों क्या होता है? अब ये विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो 1907 में पहली बार 1907 में इसका एक ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि हम हरियाणा वाले पंजाब से अलग होंगे, हम हरियाणा वाले पंजाब से अलग होंगे, हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए। 1907 में पहली बार पंजाब से अलग होने की मांग कब उठी? 1907 में पहली बार पंजाब से अलग होने की मांग उठी। लेकिन दोस्तों इस मांग का कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद आगे समय बीतता गया। 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था। दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था। उसमें स्वागत समिति के सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में यह मांग उठाई कि हरियाणा को अलग कर दो, कि पंजाब से काटकर हरियाणा को अलग कर दो। और पीरजादा मोहम्मद हुसैन की बात का आशीर्वाद महात्मा गांधी ने भी उन्हें दिया कि पीरजादा मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं। इसका झगड़ा मेटने के लिए, इसका झगड़ा समाप्त करने के लिए, हरियाणा और पंजाब वासियों का झगड़ा समाप्त करने के लिए पीरजादा मोहम्मद हुसैन ये बात सही कर रहे हैं कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। कब? 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में दूसरी बार 1925 में मांग उठी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। लेकिन दोस्तों इस बात का भी अंग्रेजों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? अंग्रेज तो शुरू से चाह ही यही रहे थे कि इनमें फूट डालो और राज करो। अब दोस्तों क्या होता है कि तीसरी बार हरियाणा को अलग करने की मांग तीसरी बार उठाई जाती है 1928 में। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था। उसमें एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उसमें एक अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। अंग्रेज व्यक्ति थे मिस्टर जोफरी ने पहली बार 1928 में, मिस्टर जोफरी एक अंग्रेज व्यक्ति थे। कोई आप समझो हर आदमी बुरा नहीं होता, तो ऐसे ही एक अंग्रेज व्यक्ति थे, ये सोचे कि क्यों इन दोनों को लड़ा रहे हैं, तो अलग कर दो इनको। 1928 में अंग्रेज व्यक्ति मिस्टर जोफरी ने पंजाब से हरियाणा को अलग करने की मांग का समर्थन किया कि इनको अलग कर दो। लेकिन एकला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसकी बात का भी कोई गौर नहीं की गई। अब दोस्तों 4 साल बाद 1932 में एक दीनबंधु गुप्त नामक व्यक्ति या देशबंधु गुप्त नामक व्यक्ति ने 1932 में फिर वही मांग दोहराई कि हमें पंजाब से अलग कर दो। लेकिन फिर वही बात, उनका मेन उद्देश्य यही था अंग्रेजों का कि इन पे फूट डालो और राज करो। फिर भी उनकी बात पर कोई गौर नहीं की गई। 1946 में दोस्तों पटावी सीतारामैया जी ने 1946 में पटावी सीतारामैया जी ने एक भाषाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भाषाई कांग्रेस की भाषाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें पटावी सीतारामैया ने दीनबंधु गुप्त जी की बात को दोहराई और वही मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। 1946 में यह मांग किसने उठाई? पटावी सीतारामैया ने। और दोस्तों ये मांग इतने दिन 1907 से शुरू हो रही थी और 1946 में पहुंच गई बात, लगभग 40 साल हो गए। तो अब लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा फैल गया था। 1907 से मांग शुरू हो रही थी और 1946 तक पहुंच गई, तो बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया कि हमें इतने दिन हो गए इनसे ये मांग करते हुए अंग्रेजों से, लेकिन हमारी बात का कोई इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1946 में जब पटावी सीतारामैया जी ने ये बात दोहराई तो उसके पक्ष में, पटावी सीतारामैया जी के पक्ष में अब तक जितनी मांग उठाई उनमें सबसे ज्यादा समर्थन किस मांग का हुआ? पटावी सीतारामैया जी की मांग का हुआ। अब दोस्तों पटावी सीतारामैया जी 1946 में ये मांग उठाते हैं, उनकी मांग का समर्थन बहुत ज्यादा लोगों ने किया। लेकिन फिर वही बात दोस्तों, एक और घड़ी आ गई, क्या? 1947 आ गया। 1947 में अब हमारा देश क्या हो जाता है? 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। अब देश आजाद हो गया तो अब इस प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा और पंजाब के लोगों ने सोचा कि अब तो देश को आजादी मिल गई, अब तो कुछ हमारा भी समाधान होगा। तो दोस्तों 1947 में जब देश आजाद हो जाता है तो देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक बन जाता है पंजाब और एक बन जाता है पाकिस्तान और एक बन जाता है भारत। अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान 2 देश हो गए। अब पाकिस्तान में भी एक पंजाब हो जाता है और एक भारत में भी पंजाब हो जाता है। दोस्तों जो पंजाब पाकिस्तान में बनता है, जो पंजाब पाकिस्तान में जाता है या जो पंजाब पाकिस्तान में, उस पंजाब में दोस्तों हमारे एक हरियाणा के सीएम हुए हैं। हरियाणा के सीएम जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, हरियाणा में राजनीति का चाणक्य जिसे कहा जाता है, उनका नाम है भजनलाल। उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब में होता है। किनका? हरियाणा में राजनीति के चाणक्य भजनलाल का, हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में होता है। अच्छा दोस्तों, तो 1947 में देश क्या हो जाता है? 1947 में देश आजाद हो जाता है और पंजाब भी 2 हो जाते हैं, एक पाकिस्तान का पंजाब और एक बन जाता है भारत का पंजाब। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है?
कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली। लियाकत अली का जन्म कहाँ होता है? लियाकत अली का जन्म हरियाणा, वर्तमान हरियाणा का जो करनाल जिला है उसमें पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हुआ था। अब दोस्तों 1947 में देश आजाद हो गया। अब 1947 में देश आजाद हो जाता है तो क्या होता है कि पंजाब का पहला सीएम बना जाता है गोपीचंद भार्गव को। किसको? गोपीचंद भार्गव को पंजाब का पहला सीएम बनाया जाता है। और गोपीचंद भार्गव का संबंध वर्तमान हरियाणा का जो सिरसा जिला है, वर्तमान हरियाणा का जो सिरसा जिला है जो हरियाणा के सबसे पश्चिम में पड़ता है, वर्तमान में हरियाणा का सिरसा जिला है जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे पश्चिम में पड़ता है, उसमें पंजाब के प्रथम सीएम गोपीनाथ भार्गव या गोपीचंद भार्गव का जन्म होता है। अब दोस्तों आगे आगे बात बढ़ती जाती है, लेकिन क्या होता है कि 2 साल हो जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का ये भाषा के आधार पर जो विवाद हो रहा था उसका कोई समाधान नहीं होता। अब दोस्तों 1949 में क्या होता है? 1949 में पंजाब का सीएम बदला जाता है। 1949 में पंजाब का नया सीएम बनता है पंजाब का भीमसेन सच्चर। अब भीमसेन सच्चर पंजाब का सीएम बन जाता है तो फिर उसके सामने अब सोचते हैं लोग कि ये अब तो नया सीएम आ गया, अब तो कोई हमारा नई सरकार आ गई, अब तो इस मुद्दे पर कोई बात होगी। अब भीमसेन सच्चर से लोगों ने जब मुलाकात की कि आप हमारे क्षेत्र को भी देखो, हमारा भी कुछ उपाय करो, तो भीमसेन सच्चर कहते हैं कि हम कोई ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे जिससे आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। तो भीमसेन सच्चर 1 अक्टूबर 1949 को एक फार्मूला लेकर आते हैं जिसका नाम होता है सच्चर फार्मूला। अब दोस्तों इस सच्चर फार्मूला में क्या होता है कि पंजाब में भाषा के आधार पर पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। एक क्षेत्र होता है पंजाबी क्षेत्र और एक क्षेत्र होता है हिंदी क्षेत्र। अब पंजाबी क्षेत्र की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि और हिंदी क्षेत्र की लिपि होती है देवनागरी लिपि। अब दोस्तों सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। सच्चर फार्मूले के अंतर्गत क्या होता है कि भीमसेन सच्चर ने ऐसा फार्मूला बनाया कि जो ज्यादा पंजाबी या ज्यादा पंजाबी क्षेत्र आता है, जहां पर पंजाबी ज्यादा रहते हैं, पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर पहली भाषा होगी पंजाबी और दूसरी भाषा होगी हिंदी। पहली भाषा पंजाबी होगी, स्कूलों में कॉलेजों में पंजाबी में पढ़ाया जाएगा और दूसरी भाषा होगी हिंदी। और हिंदी क्षेत्र ज्यादा आता है जो वर्तमान हरियाणा है, उसने कहा कि इसमें पहली भाषा हिंदी होगी और दूसरी भाषा होगी आपकी पंजाबी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, ये फार्मूला भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। इसमें भी विवाद उत्पन्न हो जाता है कि जब हमें पढ़ना ही हिंदी में है तो हम दूसरी भाषा को क्यों चुने, और पंजाबी कहते हैं जब हमें पढ़ना ही पंजाबी में है तो हम हिंदी को क्यों चुने। तो ये फॉर्मूला भी दोस्तों ज्यादा दिन नहीं टिकता और ये भी क्या हो जाता है असफल। अब ये धीरे धीरे असफल होता है। इतने में दोस्तों क्या करता है कि सरकार, जो भारत सरकार है, वो क्या करती है, एक आयोग का गठन करती है। भारत सरकार एक आयोग का गठन करती है। आयोग का नाम होता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन 1953 में भारत सरकार करती है और फजल अली आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप भारत में भ्रमण करो और भारत में देखो कि कौन कौन से राज्य को बनाने की जरूरत है, किस आधार पर बनाया जाए, भाषा के आधार पर, जलवायु के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किस आधार पर कोई राज्य बनाया जा सकता है। अब दोस्तों क्या होता है कि हरियाणा और पंजाब, जो वर्तमान हरियाणा और जो पंजाब है, उनके लोगों को ये सोचता है कि अब फजल अली आयोग का गठन हो गया, वो हमारी बात को सुनेंगे, आएंगे, देखेंगे कि क्या करना है, हमारा भी तो विवाद काफी दिन से हो रहा है। अब दोस्तों फजल अली आयोग में क्या होता है, फजल अली आयोग में 3 सदस्य होते हैं। फजल अली आयोग का गठन 1953 में होता है। फजल अली आयोग में 3 सदस्य होते हैं। फजल अली अध्यक्ष होता है, के.एम. पाणिकर होते हैं और एक हृदयनाथ होते हैं। तो 3 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये देश में भ्रमण करते हैं। इनका हरियाणा में, इनका वर्तमान हरियाणा में रोहतक में आगमन होता है। वर्तमान हरियाणा के रोहतक में आगमन होता है किसका, फजल अली आयोग के सदस्यों का। तो दोस्तों ये फजल अली आयोग के सदस्यों को
फजल अली आयोग के सदस्यों को हरियाणा वाले बताते हैं कि सर हमारा भी कुछ समाधान करो, हम काफी समय से मांग उठा रहे हैं, हमारा इनसे भेदभाव चल रहा है। तो दोस्तों वह कहते हैं कि जब रिपोर्ट हम सौंपेंगे तो आपका भी इसमें कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन 1956 में जब फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है, तो दोस्तों इसमें हरियाणा पंजाब को कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ये जैसे थे उसमें उसका कोई जिक्र नहीं, ये जैसे थे वैसे के वैसे ही रखे गए। अब दोस्तों 1956 में जब वह रिपोर्ट सौंपता है और हरियाणा वालों को पता चलता है कि हमारी बात का कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, सरकार के ऊपर भी नहीं फर्क पड़ा, तो फिर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में क्या हो जाता है कि दंगे शुरू हो जाते हैं, हड़ताल होनी शुरू हो जाती है। तभी दोस्तों 1956 में हरियाणा का तभी 1956 में पंजाब में दूसरी सरकार बनती है, दूसरी सरकार में सीएम बनते हैं। 1956 में जब दूसरी सरकार बनी 1956 में, तो उसके सीएम बनते हैं प्रताप सिंह कैरो। सरदार प्रताप सिंह कैरो जब सीएम बनते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि वह इस विद्रोह को दबाने के लिए जो ये आंदोलन कर रहे थे, जो हरियाणा वाले आंदोलन कर रहे थे, इसको दबाने के लिए वह उन पर लाठीचार्ज कराता है। तो ऐसे दोस्तों 1956 में इनको शांत कर दिया जाता है। दोस्तों अब जैसे जैसे बात बढ़ती गई, जैसे जैसे बात 1965 में अब एक होते हैं मास्टर फतेह सिंह, वो क्या करते हैं, वो अनशन कर देते हैं। और वो अनशन क्या करते हैं कि अब अगर सरकार बात नहीं मानी तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तभी 1965 में फतेह सिंह जी अनशन करते हैं। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, तो उनका अनशन भी असफल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों फिर लोगों में आक्रोश फैलता है। तो सरकार इनके आक्रोश को देखते हुए 1965 में 23 सितंबर 1965 में उस समय लोकसभा के अध्यक्ष होते थे हुकम सिंह, जो तीसरी लोकसभा चल रही थी उसके अध्यक्ष थे हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करते हैं, जिस कमेटी का नाम है हुकम सिंह कमेटी का गठन करते हैं। अब हुकम सिंह कमेटी को कहते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाओ और इस क्षेत्र की समस्या को देखो। अब हुकम सिंह कमेटी यहाँ आती है। वर्तमान हरियाणा के जो हिसार जिला है और अंबाला जिला है, वहां आती है हुकम सिंह कमेटी। और पंजाब में भी जाती है, जो पंजाब है वर्तमान में वहां भी जाती है, फिर हरियाणा वाले क्षेत्र में आती है। तो हुकम सिंह कमेटी देखती है कि वास्तव में इनकी भाषा में तो बहुत ज्यादा का अंतर है, ये तो एक साथ नहीं रह सकते। तो हुकम सिंह कमेटी जाती है और केंद्र सरकार को कहती है कि इनकी बातों का, इनकी मांग का सही उद्देश्य है, इनको अलग करना ही बढ़िया रहेगा। तो क्या होता है कि दोस्तों 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह कमेटी का गठन होता है और 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह की कमेटी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, जिसका नाम है जेसी शाह आयोग। कब? 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग का गठन होता है। और जेसी शाह आयोग के गठन का उद्देश्य होता है कि आप जाओ पंजाब वाला क्षेत्र है वहां जाओ और पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए सीमा का निर्धारण करो कि ये सीमा इसकी होगी, ये सीमा इसकी होगी, ये भाग पंजाब में रहेगा, ये भाग हरियाणा में रहेगा। अब दोस्तों क्या होता है, 23 अप्रैल 1966 को जब जेसी शाह आयोग का गठन होता है तो उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक जेसी शाह अध्यक्ष होता है, एक एस दत्त होता है और एक एम फिलिप होता है। तो ये 3 सदस्य होते हैं। ये दोस्तों आते हैं 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग का गठन हुआ। ये हरियाणा और पंजाब के सीमा का निर्धारण किया और क्षेत्र को बांटा और ये ले जाकर 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपते हैं। अब दोस्तों 31 मई 1966 को यह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। अब केंद्र सरकार द्वारा 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में ये पास कर दिया गया। लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन को पास कर दिया गया। कब? 18 सितंबर 1966 को। और 18 सितंबर 1966 को पास कर दिया गया। और 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 17वां राज्य बनाया गया। भारत का 17वां राज्य किसे बनाया गया? भारत का 17वां राज्य बनाया गया
हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो जाता है। तो अब दोस्तों अब फिर इसको हम देखते हैं विस्तार से। हाँ दोस्तों, तो अब हम इसको नोट्स, आप एक एक क्लास के नोट्स बनाते रहना और उससे आपका एक भी % बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। अब देखो इसको पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? हरियाणा यूपी का हिस्सा था। किसका? यूपी का हिस्सा था। अब 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को यूपी से निकालकर किसमें मिला दिया गया? 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को यूपी में मिला दिया गया। हरियाणा को किसमें? हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। किसमें? पंजाब में मिला दिया गया। अच्छा दोस्तों, अब क्या होता है? 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। ये प्रश्न आया हुआ है कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? 1857 की क्रांति के समय हरियाणा यूपी का हिस्सा था। और हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में कब मिला गया? हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में कब मिलाया गया? 1858 में। 1858 में हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? कि इन एक दूसरे में इनमें ही फूट डालना और राज करना। अब अगला प्रश्न आया हुआ है कि 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को किस गद्दार सेनानी ने दी? सूचना किसने दी? सूचना दी श्याम सिंह ने। किसने दी? श्याम सिंह ने। किसने? श्याम सिंह ने सूचना दी कि भारत के लोग आपको इस तरीके से और यहाँ आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, ये योजना बना रहे हैं। तो 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को श्याम सिंह गद्दार सेनानी ने दी। अच्छा दोस्तों, अब क्या होता है कि श्याम सिंह ने यह सूचना दे दी। 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है? 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है? सबसे पहले अंबाला, हरियाणा में अंबाला और यूपी के वर्तमान मेरठ से होती है। यूपी के वर्तमान मेरठ से होती है। कब होती है दोस्तों? ये होती है 10 मई, ये होती है 10 मई 1857 को। कब होती है? 10 मई 1857 को। 1857 को 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला और मेरठ से होती है। अब दोस्तों आगे क्या है? ये प्रश्न भी आए हुए है कि हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? अंबाला से होती है। आगे दोस्तों अब क्या है? 1857 की क्रांति 1858 में पूरी हो गई। अब आगे क्या होता है? आगे होता है अब पंजाब में मिला दिया गया हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। तो भाषा के आधार पर सीधी बात है कि उनकी भाषा पंजाबी, हरियाणा वालों की भाषा हिंदी, तो इनमें विवाद तो पैदा होना ही था। तो पहली बार भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब वासियों में कब विवाद हुआ? हरियाणा और पंजाब वासियों में कब विवाद हुआ? हरियाणा और पंजाब वासियों में 1892-93 में पहली बार विवाद हुआ। पहली बार भाषा के आधार पर विवाद कब हुआ? भाषा के आधार पर विवाद हुआ 1892-93 में। ठीक दोस्तों, यहां तक होगा आपका कंप्लीट। फिर देखो 1857 की क्रांति के समय हरियाणा यूपी का हिस्सा था
और 1858 में हरियाणा को यूपी से निकालकर 1858 में हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में मिला दिया गया। 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को श्याम सिंह नामक गद्दार सेनानी ने दी। किसने? श्याम सिंह ने। अब आगे क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से होती है? 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में अंबाला से होती है और 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। अब आगे क्या है कि हरियाणा और पंजाब दोनों, हरियाणा और पंजाब में दोनों में पहली बार विवाद कब हुआ? भाषा के आधार पर कब हुआ? पहली बार 1992-93 में पहली बार भाषा के आधार पर विवाद देखने को मिला। अब आगे दोस्तों क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठी? सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग 1907 में उठाई गई। 1907 में सबसे पहले अलग करने की मांग, 1907 में सबसे पहले अलग करने की मांग 1907 में सबसे पहले अलग करने की मांग उठी हरियाणा को कि पंजाब से अलग कर दो, हमारा अलग क्षेत्र बना दो, इनका अलग क्षेत्र बना दो। तो यहां तक दोस्तों आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे क्या है? आगे देखो, जो बोल रहा हूं उसी को आप साथ के साथ कॉपी में लिखते चलो। अब दोस्तों 1907 में जो मांग उठाई उसका कोई फर्क अंग्रेजों के ऊपर नहीं पड़ा। तो फिर दूसरी बार हरियाणा को पंजाब से निकालने की या अलग करने की मांग कब उठी? दूसरी बार 1925 में मांग उठी। ये किसने? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई। अब आपसे पूछ रहे कि हरियाणा को अलग करने की पहली बार मांग कब उठी, और ये बात पेपर में पूछी हुई है कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की पहली बार मांग कब उठी। तो हमें मालूम है पहली बार कब उठी, 1907 में। और दूसरी बार मांग कब उठी? दूसरी बार मांग उठी 1925 में। दूसरी बार मांग किसने उठाई? स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। कहां उठाई? दिल्ली में उठाई। कहां? दिल्ली में। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था, जिसमें स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। अब तीसरी बार कब उठती है? 1928 में एक अंग्रेज व्यक्ति था 1928 में, अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर जोफर ने ये बात दोहराई कि आप अंग्रेजों से इसने अपील की। 1928 में अंग्रेज व्यक्ति मिस्टर जोफर ने अंग्रेजों से अपील की कि आप इन दो भाइयों को क्यों लड़वा रहे हो, इनको आप अलग कर दो। मिस्टर जोफर ने आपसे प्रश्न पूछ सकता है पेपर में कि पहली बार हरियाणा को अलग करने की मांग का समर्थन किस
अंग्रेज व्यक्ति ने किया, तो उसका नाम क्या है? मिस्टर जोफर ने 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में। सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था, कहां हो रहा था? दिल्ली में। उसमें कौन? जोफर नामक अंग्रेज व्यक्ति ने क्या कहा कि आप इन दो भाइयों को क्यों लड़वा रहे हो, इनको आप अलग कर दो और इनका मसला सुलझा दो। लेकिन इसकी बात का भी कोई गौर नहीं हुई। ये भी क्या हुई? असफल हुआ। और ये भी क्या हो जाता है? 1925 वाला भी क्या रहता है? असफल रहता है। अब दोस्तों, पहली बार 1907 में, दूसरी बार 1925 में, तीसरी बार 1928 में और चौथी बार पंजाब से अलग करने की मांग चौथी बार उठती है 1932 में। अब 1932 में दोस्तों मांग कौन उठाता है? 1932 में मांग उठाता है देश बंधु या इसे ही दीन बंधु भी कहते हैं। इसे ही दीन बंधु भी कहते हैं। देश बंधु व दीन बंधु ने 1932 में पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। 1932 में पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई? देश बंधु व दीन बंधु ने उठाई। किसने? देश बंधु व दीन बंधु ने उठाई। आपसे दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मांग का समर्थन मतलब हरियाणा को अलग करने के लिए जो मांग उठी उसमें किस मांग का समर्थन महात्मा गांधी जी ने किया था? तो किस मांग का क्या था? अभी मैंने आपको पीछे बताया, अभी आपको समझाया, उसमें किसने क्या था? 1925 में जो मांग उठती है उसका आशीर्वाद उसको किसका आशीर्वाद मिलता है? 1925 में जो मांग उठती है उसको किसका आशीर्वाद मिलता है? महात्मा गांधी को इसका आशीर्वाद मिलता है। 1925 वाली मांग का किसको? 1925 वाली मांग का महात्मा गांधी ने आशीर्वाद दिया था कि ये मांग सही है। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जी ने किस मांग का समर्थन किया था? 1925 वाली मांग का समर्थन महात्मा गांधी जी ने किया था। अब दोस्तों एक पहली मांग ये, दूसरी मांग ये और तीसरी मांग ये और चौथी मांग ये। अब पांचवी मांग कब उठती है? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की पांचवी मांग उठती है 1946 में। 1946 में पट्टाभी सीतारामैया जी ने देश बंधु व दीन बंधु की बात का समर्थन किया। 1946 में पट्टाभी सीतारामैया जी ने दीन बंधु की बात का समर्थन किया और इसने भी क्या कहा कि हरियाणा को पंजाब से क्या करो? कि हरियाणा को पंजाब से अलग करो, पंजाब से अलग करो। अब दोस्तों क्या होता है? पहली बार मांग 1907 में उठती है। इसके ऊपर भी अंग्रेज कोई गौर नहीं करते, इसको भी अनदेखी कर देते हैं। 1925 में मांग उठी, उसको भी अनदेखी कर दी उन्होंने। 1928 में उन्हीं के एक सदस्य ने कहा, मिस्टर जोफर ने कहा कि इनको अलग कर दो, उसकी बात भी नहीं सुनी, उसे भी अनदेखा कर दिया गया। 1932 में देश बंधु दीन बंधु को भी अनदेखा कर दिया गया। जब 1946 में भाषाई कॉन्फ्रेंस होती है, क्या होती है? भाषाई कॉन्फ्रेंस होती है। जब 1946 में भाषाई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें पट्टाभी सीतारामैया जी ने जो पिछली मांग दीनबंधु गुप्त ने उठाई थी 1932 में कि हरियाणा को अलग करो, उसी को पट्टाभी सीतारामन ने दोहराया और उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि दीनबंधु गुप्त जी ने जो 1932 में बात कही उसके ऊपर अंग्रेजों ने अभी तक कोई गौर नहीं की। उसकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि उसकी बात पर गौर की जाए और उस मसले को हल किया जाए। ये बात पट्टाभी सीतारामैया जी कहते हैं, अंग्रेजों को कहते हैं। भाषाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दिल्ली में हो रही थी, उसमें इसने पट्टाभी सीतारामैया जी ने कहा। और 1946
में पटाभी जी सीताराम मैया जी ने ये बात कही तो इस बात का समर्थन सबसे ज्यादा लोगों ने किया। 1946 में किस मांग का, पांचवी बार जो मांग उठी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करो, पांचवी बार जो मांग उठी उसका समर्थन सबसे ज्यादा लोगों ने किया कि ये मांग सही है और इसके ऊपर गौर की जाए। तो आपसे पूछ रहे कि कौन सी मांग या कब उठी मांग का समर्थन सबसे ज्यादा लोगों ने किया कि पंजाब से हरियाणा को अलग करो, तो दोस्तों वो मांग थी 1946 में जो पटाभी सीताराम मैया जी ने उठाई थी। तो यहां तक दोस्तों आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो 1947 में दोस्तों यहां तक लिख लिया होगा आपने। तो अब आगे देखते हैं, 5 मांग हो गई। तो अब दोस्तों क्या होता है, 1947 में देश आजाद हो जाता है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो जाता है। अब दोस्तों भारत देश आजाद हो गया। अब इस क्षेत्र के जो पंजाब में था उस समय 1947 में देश आजाद हुआ, तो हमारा हरियाणा किसका हिस्सा था, ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हरियाणा किसका हिस्सा था, तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। यही तो बात है दोस्तों। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हरियाणा किसका हिस्सा था, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा हरियाणा जो वर्तमान हरियाणा है ये किसका, पंजाब का हिस्सा था। अब दोस्तों 1947 में देश आजाद हो गया, तो 1947 में देश आजाद होने पर क्या होता है कि एक तो बन गया पाकिस्तान, एक बन जाता है पाकिस्तान और एक अपना देश बनता है भारत। अब दोस्तों जो पंजाब है, जो हम पंजाब क्षेत्र था वो पाकिस्तान में भी गया, वो पाकिस्तान में भी हो गया, जो पंजाब वो पाकिस्तान में भी हो गया और एक पंजाब हमारे भारत में भी था जो जिसका हम सदस्य थे। 1947 में जिसका हम सदस्य थे वो पंजाब पाकिस्तान में चला गया और बाकी हमारे भारत में रहेगा। तो दोस्तों जो पंजाब पाकिस्तान में था, जो पंजाब 1947 में पाकिस्तान में था, उसी पंजाब में हरियाणा के पूर्व सीएम कौन है, हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल का जन्म हुआ था। हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल का जन्म हुआ था। हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। अब दोस्तों क्या होता है कि पाकिस्तान देश बन गया, तो पाकिस्तान देश बन गया तो पाकिस्तान का भी तो प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, उसी तरह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली, जो लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लियाकत अली का जन्म भी हमारे वर्तमान हरियाणा का जो करनाल जिला है, वर्तमान हरियाणा का जो करनाल जिला है उसी में, वर्तमान हरियाणा का जो करनाल जिला है उसी में किसका जन्म हुआ था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। और हरियाणा के सीएम बने जो हरियाणा के पूर्व सीएम बने हुए हैं भजनलाल का जन्म वो किस में हुआ, पाकिस्तान के पंजाब में उसका जन्म हुआ था। अब दोस्तों ये बात हमने पढ़ ली कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ और हरियाणा के जो पूर्व सीएम बने हुए हैं भजनलाल का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ। अब आगे दोस्तों क्या होता है कि 1947 में देश आजाद हो जाता है, तो पंजाब जो भारत में पंजाब था उसका सीएम बनाया जाता है।
जो भारत में पंजाब था उसका सीएम किसे बनाया जाता है? जो भारत में पंजाब था उसका सीएम बनाया जाता है गोपीनाथ भार्गव को। किसको? गोपीनाथ भार्गव को। गोपीनाथ भार्गव को पंजाब का सीएम बनाया जाता है। अब दोस्तों गोपीनाथ भार्गव को पंजाब का सीएम बनाया जाता है तो गोपीनाथ भार्गव का संबंध, गोपीनाथ भार्गव का संबंध जो वर्तमान में हमारा हरियाणा का सिरसा जिला है ना, जो हरियाणा का सबसे पश्चिम में पड़ता है, वर्तमान में हरियाणा के सबसे पश्चिम में कौन पड़ता है? हमारा सिरसा जिला पड़ता है। तो गोपीनाथ भार्गव वर्तमान हरियाणा के सिरसा जिले से थे, वर्तमान हरियाणा के सिरसा जिले से थे। अब दोस्तों क्या होता है, 1947 में देश आजाद हो गया, गोपीनाथ भार्गव को पंजाब का सीएम बना दिया गया। अब आगे आगे क्या होता है कि ये इनका शासन काल चलता रहा। अब 1949 में क्या होता है, 1949 में यहाँ पर वो 1949 में गोपीनाथ भार्गव के द्वारा जो पंजाब में विरोध हो रहा था, जो पंजाब में विरोध भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब में विवाद हो रहा था, उस पर गोपीनाथ भार्गव ने कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं लिया और जो विवाद चल रहा था सेम उसी प्रकार से चलता रहा। अब 1949 में क्या होता है, 1949 में पंजाब में सरकार चेंज हो जाती है और 1949 में पंजाब में मुख्यमंत्री बनता है भीमसेन सच्चर। 1949 में पंजाब में मुख्यमंत्री है भीमसेन सच्चर। अब दोस्तों भीमसेन सच्चर जब पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है तो लोगों में एक नई उम्मीद आती है कि अब तो नई सरकार आई है, नया मुख्यमंत्री बना है, अब हमारी बात पे भी कोई गौर करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, भीमसेन सच्चर से जब लोग मिलते हैं, लोग इनसे मिलने के लिए जाते हैं कि सीएम साहब हमारा भी कुछ इलाज करो, हम भी काफी समय से परेशान हैं, अब तो देश भी आजाद हो गया लेकिन हमें इस झगड़े से अभी तक आजादी नहीं मिली। ये लोग जब सीएम साहब से कहते हैं तो सीएम साहब इनकी बात को गौर से सुनते हैं और सीएम साहब कहते हैं कि देखो साहब ये मसला मैं हल नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा कि किसी भी नए राज्य का निर्माण तथा सीमा, दो राज्यों की सीमा का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। नाम कौन रखता है? संसद द्वारा रखा जाता है। तो इन्होंने भीमसेन सच्चर जी ने लोगों को समझाया कि साहब मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मसला मेरा नहीं, ये संसद का है। अगर संसद चाहेगी, संसद मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो चाहेगी तो आपका मसला हल हो सकता है। केंद्र सरकार ही आपको अलग स्टेट बना सकती है, अलग राज्य बना सकती है। अब लोगों को यहाँ भी निराशा हुई कि ये सच्चर साहब भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सच्चर साहब ने उनसे एक उपाय बताया कि मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं कि आपको भाषा के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, भाषा के आधार पर आपको दो भागों में बांट सकता हूं। भीमसेन सच्चर ने सच्चर फार्मूला लगाया। भीमसेन सच्चर ने कौन सा? सच्चर फार्मूला लगाया। अब ये सच्चर फार्मूला क्या है? 1 अक्टूबर 1949 को क्या सच्चर फार्मूला आता है। सच्चर फार्मूला में क्या होता है कि भाषा के आधार पर पंजाब को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक हिंदी वाला क्षेत्र और दूसरा पंजाबी वाला क्षेत्र। एक हिंदी वाला क्षेत्र और दूसरा एक हिंदी क्षेत्रीय और दूसरा पंजाबी क्षेत्रीय। एक हिंदी क्षेत्रीय होता है और दूसरा पंजाबी क्षेत्रीय होता है। हिंदी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी क्षेत्रीय वालों की लिपि होगी देवनागरी, इनकी लिपि होगी देवनागरी और इनकी लिपि होगी गुरुमुखी। अब ये क्या करते हैं कि देखो जो लोग सच्चर भीमसेन सच्चर से मिलने गए, उन्होंने लोगों को बताया कि देखो साहब जब हमारे लड़कियां स्कूल में जाती हैं तो वहां पर पंजाबी में पढ़ाया जाता है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और
जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी भी कोई लोग सुनते नहीं है। तो सच्चर जी ने ये फार्मूला लगाया, सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949, जो काफी बार पेपर में आया हुआ है कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर आएगा 1 अक्टूबर 1949 को। अब भीमसेन सच्चर ने ये सच्चर फार्मूला लगाया, इसमें उसने बताया कि आपको मैं एक चीज का वादा करता हूं, सच्चर फार्मूला के तहत जहां पर पंजाबी ज्यादा है, जहां पर पंजाबी ज्यादा है, वहां पर मुख्य स्कूलों में मुख्य भाषा क्या होगी? मुख्य भाषा होगी वहां पर पंजाबी। वहां पर मुख्य भाषा होगी आपकी पंजाबी। मतलब वहां पर जहां पर पंजाबी ज्यादा है वहां पर मुख्य भाषा पंजाबी होगी और दूसरी भाषा होगी वहां पर हिंदी। और जहां पर हिंदू ज्यादा है, जहां पर हरियाणवी ज्यादा है, अब जो वर्तमान हरियाणा है यह वो ज्यादा है, वहां पर पहली भाषा होगी आपकी हिंदी, और दूसरी भाषा होगी पंजाबी। तो क्षेत्र में दो अलग अलग भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। सच्चर फार्मूले में भाषा के आधार पर पंजाब को बांटा गया कि देखो साहब, जहां पर पंजाबी ज्यादा हैं उनमें पंजाबी में पढ़ाया जाएगा, और जहां पर हरियाणवी ज्यादा है उनको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और दोनों को एक भाषा और दे दी गई, पंजाब में पंजाबी और दूसरी हिंदी, और हिंदी वाले में पहली हिंदी और दूसरी पंजाबी। लेकिन क्या होता है, ये फार्मूला भी ज्यादा दिन तक सफल नहीं होता। और जैसे ही 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है। 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है। फजल अली आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? 1953 में किसका गठन होता है? फजल अली आयोग का। अब 1949 में भीमसेन सच्चर जी द्वारा सच्चर फार्मूला लागू किया गया। 2-3 साल इसके आधार पर लोगों ने अपना रुझान बढ़ाया। लेकिन 1953 में क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसका नाम है 1953 में गठित आयोग का नाम है फजल अली आयोग। उसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में क्या होता है कि 3 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होता है फजल अली, जो इसका अध्यक्ष होता है फजल अली। दूसरा होता है इसमें के एम पाणिकर, और 3 नंबर तीसरा होता है इसमें हृदयनाथ। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब फजल अली आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार ने फजल अली आयोग बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फजल अली आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि आप देश में क्या करो? आप देश में भ्रमण करो, और जहां भी नए राज्य की जरूरत है उसकी रिपोर्ट तैयार करके लाओ और सरकार को दो, और संसद में सरकार उस रिपोर्ट पर बहस करेगी, देखेगी कि ये नए राज्य बनने लायक हैं या नहीं। अब दोस्तों 1953 में फजल अली आयोग क्या करता है? भ्रमण के लिए निकलता है। फजल अली आयोग भ्रमण के लिए निकलता है। तो दोस्तों ये देश में घूमता 1955 में कहाँ आता? 1955 में वर्तमान हरियाणा के रोहतक में आता है। और रोहतक में आकर दोस्तों ये कहता है, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हमको अलग करने वाले आ रहे हैं। तो लोगों को रोहतक में जो फजल अली आयोग आता है, लोग फजल अली आयोग को कहते हैं कि साहब हमारी समस्या का हल करो। हम 1907 से ये मांग उठाते आ रहे हैं कि हमें अलग करो। तो फजल अली आयोग के सदस्य कहते हैं कि
आपकी मांग या आपकी मांग पर जरूर गौर की जाएगी, आपकी मांग पर जरूर गौर की जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है, फजल अली आयोग 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। फजल अली आयोग 1956 में अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? फजल अली आयोग 1956 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, केंद्र सरकार को सौंप देता है। 1956 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपा तो इसमें कितने फजल अली आयोग के आधार पर देश में कितने नए राज्य बने? फजल अली आयोग के आधार पर देश में 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब जब दोस्तों ये रिपोर्ट सौंपी और देश में जब 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने तो इसमें हरियाणा या पंजाब, जो पंजाब था, जो उस समय 1956 में जो पंजाब था, उसी समय अपन पंजाब का हिस्सा होते थे, हम भी तो उसी समय पंजाब का हिस्सा थे। तो 1956 में जब रिपोर्ट सौंपी और 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने तो उसमें हरियाणा या पंजाब का कोई वर्णन नहीं था। इसकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये जिस प्रकार था इसे उसी प्रकार से रखा गया। अब दोस्तों 1956 में क्या होता है, जब ये रिपोर्ट सौंप देता है तो जब हरियाणा वाले हैं, जो वर्तमान हरियाणा वाले हैं, तो इनमें रोष पैदा हो जाता है और इन्होंने तोड़ फोड़ करना, हड़ताल करना, दबंगाई करना शुरू कर देते हैं। अब 1956 में पंजाब के नए सीएम बनते हैं, 1956 में ही पंजाब के नए सीएम बनते हैं, जिसका नाम होता है 1956 में पंजाब में नई सरकार आती है जिसका नाम है, मुख्यमंत्री बनते हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह कैरो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। और इन्होंने इस आंदोलन को रोकने के लिए, आंदोलन क्यों हो रहा था, 1956 में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें पंजाब में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसी के कारण आंदोलन हो रहा था। और 1956 में जब नए मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो तो इन्होंने उन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करवाया और उनको आंदोलन को दबाने के लिए उन पर अत्याचार किया। अब दोस्तों 1956 में क्या होता है, 1956 में प्रताप सिंह कैरो द्वारा इन्हें दबा दिया जाता है, लेकिन ये ज्यादा दिन दबने वाले नहीं थे। तो क्या होता है कि 1965 में क्या होता है, 1965 में फिर इनका शुरू होता काम, इनका हरियाणा वालों का फिर 1965 में फिर काम शुरू होता है कि अब हमें अलग होना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाओ हमें अलग होना ही है। तो इन्होंने आंदोलन का दूसरा रूप अपना लिया, इन्होंने हड़ताल करनी शुरू कर दी। इन्होंने 1965 में हड़ताल करनी शुरू कर दी और इन्होंने मरने का वादा कर लिया। इन्होंने, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम जिंदा जल जाएंगे या मरे जाएंगे। इसमें सबसे पहले मरने का आंदोलन किसने किया? इसमें सबसे पहले मरने का आंदोलन किया फतेह सिंह ने। किसने किया? फतेह सिंह ने। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल अब हम हरियाणा को आगे देखेंगे। तो कल क्लास नंबर 2 में हम हरियाणा का उदय कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। हरियाणा का उदय हो गया, हरियाणा के भौगोलिक स्थिति हो गई, हरियाणा की नदियां, हरियाणा की वेशभूषा, हरियाणा के उद्योग, हरियाणा के जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हम दोस्तों आपको वादा करते हैं कि सीईटी के एग्जाम से पहले हम आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके करवा देंगे और आपसे आपको इस हरियाणा जीके के रूप में आपको एक भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल को ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर भी जोश होता है, तो हम भी आगे आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद।